गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ विकास कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे जो पार्ट 10 की वीडियो में टॉपिक है धातुओं की उपस्थिति। ठीक है, ऑस्करेंस ऑफ मेटल, यानी कि जो धातु हैं वो प्रकृति में हमें किस प्रकार प्राप्त हो रही हैं, उस पर हमें यहाँ चर्चा करनी है। ठीक है, हमारा जो पहले से ही बेस रहा है कि एनसीईआरटी और इसके अतिरिक्त जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम है उन्हीं में हमें फोकस करना है। ठीक है, तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको मैं पहले ही जानकारी दे देता हूँ कि ये जो धातु की उपस्थिति है कि पृथ्वी पर धातु किस प्रकार किन विधियों से हमें प्राप्त हो रही है, उसी पे यहाँ हमें आज चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इनकी परिभाषाओं पर गौर करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, धातुओं की उपस्थिति। देखिए डियर्स, ये जो हमारे धातु हैं ये अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, आप देखते भी होंगे सोना, तांबा है, प्लेटिनम है, ठीक है, ऐसे ही सिल्वर है, ये बहुत महंगी धातुएं होती हैं। तो इनका क्या कारण है कि ये बहुत महंगी हैं। ऐसे ही कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत सस्ते में हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे कि लोहा है। इसके अलावा और भी कई सारे धातुएं हैं जो हमें बहुत सस्ते रेट में प्राप्त हो जाती है, यानी कि सस्ती विधियों से प्राप्त हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों है कि सोना चांदी जो है वो बहुत महंगा होता है और इसके अलावा जो और अन्य धातुएं हैं वे बहुत सस्ती होती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं ऐसी महंगी धातुएं प्रकृति में कम प्राप्त होती है, यानी कि ये प्रकृति में कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो इनकी यानी विद्युत चालकता जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और भी एन के जो बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि गलनांक है, कवचनांक है, और भैया चमकदार की जो गुण हैं वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो धातुएं हैं हमारी पृथ्वी पर भूपर्टी भागों में ये पाई जाती है और इसके अलावा समुद्री जल में ये पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी का जो भूपर्टी भाग है, मिट्टी है उसके अंदर। ठीक है, भूपर्टी भाग, तो ये सभी धातुएं वहां पर उपस्थित होती है। हम इनको कई विधियों द्वारा वहां से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि ये जो धातुएं हैं ये हमें दो तरह से प्राप्त होती है, मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। ठीक है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो ये जो फ्री स्टेट है इसमें ऐसी कौन कौन सी धातुएं आएंगी जो मुक्त अवस्था में प्राप्त होंगी, ऐसे ही संयुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातुएं। ठीक है, इन्हीं से ही जुड़े हुए क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्री अवस्था में कौन कौन सी पाएंगी। वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती है, वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील मतलब जो दूसरे धातुओं से या दूसरे अधातुओं से या अन्य यौगिकों से कम क्रिया करती है या क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो वे कौन सी अवस्था में आती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था में क्यों पाई जाएंगी? क्योंकि जब वे दूसरे धातुओं के साथ या अधातुओं के साथ क्रिया ही नहीं करेंगी तो वे अकेली ही धातुएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अभी आपको बताया था कि ऐसी धातुएं बहुत महंगी होती है, जैसे सिल्वर है और गोल्ड है, इसके अलावा प्लेटिनम है, और भी ऐसी कई धातुएं हैं जो फ्री स्टेट में हमें प्राप्त होती है। उम्मीद है आपकी फ्री अवस्था मुक्त अवस्था वाला ये समझ में आ गया होगा कि वे धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती है, ठीक है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा संयुक्त अवस्था, यानी कि वे धातुएं जो क्या करती हैं, जो अधिक क्रियाशील होती है। वे धातुएं जो क्रियाशील होती है, धातुएं जो क्रियाशील होती है, मतलब ये कभी भी अकेले नहीं रहती है, ये दूसरे धातुओं के साथ या अधातुओं के साथ, ठीक है, क्रिया करके संयुक्त अवस्था में रहती है, मतलब अपने अयस्कों के रूप में रहती है। अयस्कों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अयस्कों के रूप में रहती है, संयुक्त अवस्था में रहती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था कहते हैं।
ठीक है। ऐसी कौन कौन सी धातुएं होगी जो संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी? जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, और आपका जो है लोहा है, कॉपर भी है, और जिंक भी है, और भी ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त का मतलब ये किसी न किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जैसे कि बात कर ले आप, जैसे कि कॉपर है, कॉपर को ले लो। कॉपर किस में पाया जाता है? आपका CuFeS2। तो इन विधियों से हमें इनको अलग करना पड़ता है संयुक्त अवस्था में। ऐसे ही लोहा है, जिंक है, जैसे कि जिंक मान लो, ठीक है, जिंक ऑक्साइड या जिंक कार्बोनेट, ZnO, ZnS। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं दूसरों के साथ जो है जुड़े रहते हैं। जैसे कि Zn के साथ यहाँ S जुड़ गया, ऐसे यहाँ कॉपर के साथ Fe जुड़ गया, S जुड़ गया, है ना। तो ये दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है संयुक्त अवस्था में। इनको हम विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा बाद में अलग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ये हमारा सोडियम है, सोडियम मान लेते हैं सोडियम सल्फेट के रूप में Na2SO4 NaCl। ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम है, CaCO3 है, और CaO है। ऐसे लिथियम LiH। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हाइड्राइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, और आपका कार्बोनेटों के रूप में, ऑक्साइडों के रूप में, ठीक है, ये धातुएं उपस्थित रहती है संयुक्त अवस्था में। तो इसी कारण इनको संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं कहते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है। इनमें से जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इनमें से संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका Ag, बी हो गया आपका Pt, सी हो जाएगा आपका Fe, और डी हो जाएगा आपका Au। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा, ठीक है, जो धातु है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं Ag, Pt, Fe और Au। ठीक है। अभी मैंने आपको दोनों बातों को से परिचित करा दिया आपको कि कौन सी धातुएं जो कम क्रियाशील होंगी वे मुक्त अवस्था में आएंगी, वे हमेशा अकेली ही पाई जाएंगी, और जो दूसरों के साथ जल्दी क्रिया कर लेती है, क्रियाशील होती है, इनके वे जो दूसरों के साथ तुरंत जुड़ जाती है संयुक्त अवस्था में आएंगी। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए क्लिक करके कि कौन सा इसका आएगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके सामने भी मैंने लिखा है। ठीक है। सिल्वर, प्लेटिनम है, Fe है, Au है। मुझे बताइए, आप लोग समझ में आ रहा होगा? ऐसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आपको ही बताना है। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं। क्या है खास पॉइंट? कुछ धातुएं ऐसी भी है, नोट करने वाली बात है कि कुछ धातुएं ऐसी भी है जो संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में आपको प्राप्त होती है। यानी कि वे सिल्वर मुक्त अवस्था में भी प्राप्त हो जाएंगी आपको, और संयुक्त अवस्था में भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संयुक्त और मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है। ठीक है। तो आपका जो संयुक्त अवस्था में और मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, क्या क्या है? Cu है, Fe है, और सिल्वर है आदि। ठीक है। ये मेन है। इसके अलावा और भी ऐसी कई धातुएं हैं जो दोनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है, लेकिन इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से दोनों अवस्थाओं में पाए जाने वाली धातुएं हैं, दोनों अवस्थाओं में पाई जाने वाली धातुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 Cu, बी हो गया आपका Au, और सी हो जाएगा आपका Na, और डी हो जाएगा आपका Ca। तो आपको किस पे क्लिक करना है? Cu पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आपका कॉपर जो है दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता चलूं। ठीक है। क्या? ये भी बात आप नोट कर लीजिए
कि अधातुओं की अगर बात करें, इसकी अधातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? ऑक्सीजन है। अधातुओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। आपसे ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अधातुओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा। तो भैया ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार सभी नाइट्रोजन पर क्लिक करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कई बार आप इसे नाइट्रोजन पे ही क्लिक कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। नाइट्रोजन की जो वायुमंडल में मात्रा है वो हो सकती है 75 से लेके 78% के बीच में हो जा, या 71 से 75% के बीच में हो जाए, लेकिन ये सबसे एक्टिव नहीं है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये नहीं पाया जाता। 71 से 78 के बीच में भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, दूसरों के साथ जो जल्दी क्रिया करेगा वो क्या होगा? आपका ऑक्सीजन होगा। यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भूपटल पर जो तत्व होगा आपका ऑक्सीजन ही होगा। भले इसकी मात्रा, ठीक है, 21% हो वायुमंडल में, लेकिन भूपटल भागों में ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जो है कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। तो कई बार आप ये वाला कर देते हो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नहीं करना है, ऑक्सीजन को ही करना है। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि एल्यूमिनियम जो आपका धातु है, ठीक है, धातुओं में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हो वो है एल्यूमिनियम। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि धातुओं में प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है वो कौन सा है। ठीक है, धातुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है कौन सा है? तो भैया एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। इसको आपको भूलना नहीं है, एल्यूमिनियम पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जहां साइंस की केमिस्ट्री की बात हो तो वहां ये क्वेश्चन हमेशा आ जाया करते हैं कि धातुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊपरी भागों पर जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, और धातु की अगर बात करें तो वो क्या है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने धातु की उपस्थिति के बारे में जाना और अपने खास पॉइंट के बारे में जाना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार।